पावन संघ भगवान के विग्रह के सम्मुख तिलक वंदना के लिए एकत्रित हो और हमारे बीच में श्रीलंका से बना रहे पूज्य प्रियदर्शी जी उनके साथ जो युवा भिक्षु है आप कृपया सम्मुख पावन संघ से अनुमति लेकर तिलक वंदना के लिए और सारे उपासक पावन संघ से अनुमति लेकर कृपया प्रियदर्शी जी không ở đâu. Dạ em học ở bên yêu thầy Marasi. और सारे उपासक कृपया अपने जूते चप्पल उतार कर सामने सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े हो प्रतिमा के सामने और भक्ति जैसे निवेदन। सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिसुषो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति
स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको पन्नैको पच्चत्तं वेदितम्बो हेति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूर्वला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति इमिना सत्त वन्दामि चेतियं सर्वं सम्पठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातुमहाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वसभारि विजयं नतां पत्तो संवयुतं सद्धा वन्दे तं बोधिपादपम् दिनेके महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तते पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं रूपं निलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् पारपदितेन दीपेन तमधंसिना लोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुगं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजनीयन्तं पूजाभारनमुत्तमं विना सत्कारेण बुद्धं अभिपूजयामि इमिना सत्कारेण धम्मं अभिपूजयामि इमिना सत्कारेण संघं अभिपूजयामि साधु साधु साधु। आने के निमित्त भगवान बुद्ध की पावन शिक्षाओं, शैक्षणिक एवं अनुसंधानात्मक विमर्श हेतु त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का शुभागमन हुआ है। अनुरोध है कि तालियों के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत और दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। मैं अनुरोध करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और समस्त पूज्य गणमान्यों से कि कृपया तथागत भगवान बुद्ध की वीडियो फोटो
बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती स्वाख्यातो भगवता धम्मो संरक्षिको अकालिको ये पश्चिको वोपनायिको पच्चतं वेदितव्यो वियोजिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपुगना ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिर्गणनीयो अनुत्तरं पुण्यंखेतं लोकसाति बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। अभी पंचशील उपासक उपासिकाओं ने देना है। उपासक उपासिकाओं ने पंचशील लेना है। हम कहेंगे वैसा सबने कहना है। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स तीन बार कहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं सुरक्षितं साधुकं कत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। साधु साधु रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंहानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु भोग की परंपरा का निर्वहन करते हैं और हमारे मंच पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय यहाँ पर विराजमान है। मैं प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का स्वागत अभिनंदन करें। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में स्वागत अभिनंदन है। आप सब भरपूर तालियां मंच तक पहुंचाएं। पुनः अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय से कि मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन। अनुरोध करूंगी विशेष सचिव संस्कृति और अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की मंचासीन माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश माननीय श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी का स्वागत अभिनंदन करें।
आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री द्वार सिंह की पूज्य प्रावदंत डॉक्टर चरण सुखी यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय हमारे पूज्य भदंत का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अनुरोध करूंगी निदेशक और एक बार हमारे इस सुंदर सशक्त मंच के लिए मैं चाहूंगी कि भरपूर तालियां मंच तक पहुंचे। तो देख सकते हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि स्वयं आगे बढ़ के हमारे माननीय पूज्य भदंतों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। देखो ये फिर आगे से फूलों के साथ साथ आपकी तालियां इस अवसर को और सुंदरता प्रदान करेंगी, तो भरपूर तालियां बजाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेयरमैन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ और हमारे अतिथियों का स्वागत, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हुए पहली बार हमारे संविधान में इस प्रकार का एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा 4 भाषाओं को मिला है, इसमें से पाली एक है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जो अनूठे अद्वितीय पहल के सम्मान में इस पाली भाषा साहित्य सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और इसमें हमारे मध्य विभिन्न देशों से पूज्य भंतेगण उपस्थित हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पाली भाषा के पाली साहित्य के विद्वान हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों में जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अध्ययन किया जाता था, चाहे वह नव नालंदा विश्वविद्यालय हो, सांची विश्वविद्यालय हो, मैसूर विश्वविद्यालय हो, संस्कृत विश्वविद्यालय चित्रकूट हो, वहाँ के प्रोफेसर और विभिन्न अन्य राज्यों से भी लगभग 15 राज्यों से हमारे मध्य ऐसे विद्वत जन उपस्थित हुए हैं जो आगामी 3 दिनों में 9, 10 और 11 इन तीनों दिनों की तिथियों में पाली भाषा की जो समृद्धि है और उसकी कैसे विश्व शांति में भूमिका है, कैसे हम पाली भाषा के माध्यम से पूरे विश्व के विभिन्न देशों में अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, यहाँ का जो ज्ञान है भारत का उसको पहुँचाते हैं, और उसके माध्यम से हम किस तरीके से एक पूरा जो विश्व बंधु की भावना है, जो एक विश्व कुटुंब की भावना है, उसको हम आगे प्रसारित कर सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पर कार्य किया जाना है। और ये जो सारा का सारा पाली भाषा के ऊपर जो मंथन होगा, जो चिंतन होगा, इसको हम संकलित करके विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी भेजेंगे, इसका कंपेंडियम। और लगातार अलग अलग सत्रों में जो बौद्धिक चर्चाएं होंगी, जो वैचारिक सत्र होंगे, उनसे बहुत सारे लोग न केवल ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे बल्कि वो जानेंगे भी कि किस तरीके से इसकी भूमिका आज की तारीख में भी समसामयिक है और संदर्भिक है। तो मैं पुनः मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री द्वय का स्वागत करता हूँ, मंचासीन विशेष अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूज्य भंते संघ का और समस्त उपासक उपासिकाओं और अधिकारीगण का, पत्रकार बंधुओं का और अन्य समस्त उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय। स्वागत उद्बोधन के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के अंतर्गत आज जो पाली साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी ने अपना एक संदेश प्रेषित किया है। आइए देखें और सुनिए उनका संदेश। His Excellency Rajesh Bhatta, His Excellency Kesan Prasad Maurya, Mr.
Mukesh Masrom, Chief of UB Tourism, Mr. Hagovind Prot, Chairman of Organizing Committee, Dr. Rakesh Singh, Organizer of the conclave. Today, we gather in Lucknow, the ancient capital of Emperor Ashoka, to honor a legacy that transcends language, a living soul of Buddhism, Pali. This language is a profound vessel of cultural and spiritual wisdom, preserving the foundational teachings of Buddhism for millennia. I extend my heartfelt gratitude to the government of UB and Dr. Rakesh Singh, as well as the UB Tourism Department, for creating this exceptional opportunity to explore and reaffirm the timeless value of Bali in the world today. The significance and application of Pali today remain profound and multifaceted, especially as both a cultural and spiritual legacy that has shaped Buddhist traditions and philosophy across Asia. Bali resurgences, particularly marked by the Indian government's recent recognition of Pali as a classical language, signifies a renewed respect for its historical and philosophical contributions. This revival not only honors the past, but paves the way for future generations to engage deeply with the foundational texts of Buddhism, fostering a sense of continuity and connection in the Buddhist world and beyond. A special moment in Bali's modern recognitions was highlighted during the first Asian Buddhist Summit held the day before yesterday on November 7, 2024 at Ashoka Hotel in New Delhi. In her opening remarks, the Honorable President of India reminded that the audience of the governments of India's recent decision to elevate Bali to the status of the classical language. This recognition was officially approved by the cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi on October 4, 2024. The President's heartfelt speech deeply moved the Buddhist leaders and delegates from over 30 countries, reinforcing the enduring relevance of Bali in connecting global Buddhist communities and honoring the wisdom of Buddha teachings. First and foremost, Bali stands as the cultural and spiritual legacies of Buddhism, bearing within it the earliest records of the Buddha's teachings. The Tripitaka is the most comprehensive and authoritative collection of the Buddha's discourses, containing doctrines, ethical teachings, and philosophical insights that have shaped Buddhist thought for centuries. The Tripitaka of Bali is the foundational text not only for the Theravada Buddhism, but also serves as the medium for understanding Buddhist traditions, making Bali an invaluable medium for understanding the Buddha's original message. This legacy transcends linguistic boundaries, offering a window into the philosophical heritage that emphasizes ethical conduct, mental discipline, and wisdom as paths to the enlightenment. The preservation and study of Pali, therefore, are essential to safeguarding the authenticity of the Buddha teachings and ensuring they remain accessible
to all who seek wisdom and enlightenment within. Secondly, Bali serves as a bridge linking the spiritual foundation of Asian Buddhism. Despite this diversity of practices and interpretation across countries like Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and even nations where other languages of Buddhism prevailed, Bali remains a common strength binding these traditions. This shared language allows practitioners to access primary sources and philosophical ideas that have unified the Buddhist worldview. Moreover, Bali literature and philosophy represent a path toward peace, wisdom, and enlightenment. The philosophical frameworks found in Pali texts underscore values such as compassion, mindfulness, and liberation from sufferings. Bali provides languages for the teachings on metta, karuna, vipassana, ahimsa, which are essential tools for cultivating inner peace and ethical living in a world wrought with division and turmoil. The principles encoded in Pali literatures offer guidance toward personal and security harmony. The study and application of Pali philosophy go beyond intellectual pursuits. They offer practical methods of self-transformation. By engaging with Pali texts, practitioners can foster greater mental clarity, ethical mindfulness, and an awareness of the interconnected nature of existence, all of which continue to the cultivation of peace on both personal and global levels. A significant step towards reviving the relevance of Pali was taken with the Indian government's declaration recognizing Pali as a classical language. This acknowledgement is not merely symbolic but has tangible implications for economic and spiritual communities. Recognizing Pali as a classical language raises it the same stature as the other ancient languages, potentially leading to increased funding for research, the establishment of Pali studies program in educational institutions. By officially recognizing Pali's classical status, India reaffirms its commitment to preserving a language that is integral to its own heritage and the broader Buddhist world. By emphasizing this move by the Indian government can inspire the other nations, including Vietnam, with Buddhist community to support the study of Pali, thereby promoting cross-cultural dialogues to share heritage. I also would like to inform you that Vietnam is the only Mahayana country among the Mahayana nations have the translation of Pali Tripitaka in Vietnamese, out of which I have the privilege and honor to be the general editor. At present, we have already translated full set of Pali Tripitaka into Vietnamese. The relevance of Pali today extends beyond religious context, reaching into realms of philosophy, ethics, and psychology. In contemporary society, where mindfulness practices and ethical self-cultivation are increasingly valued, the insight found in Pali texts offer frameworks for understanding consciousness, suffering, and human nature. The popularity of mindfulness and meditation derived from Buddhist practices reflects a growing
interest in principles that are deeply rooted in the Pali literature. Moreover, the ethical and philosophical teachings within the Pali canon address universal questions about nature of happiness, suffering, and ethical responsibility, making Pali text relevant not only for Buddhist practitioners but also anyone who seek answer to life's fundamental questions. By studying Pali, individual can access a wellspring of wisdom that transcends rigid boundary and offer practical guidance for ethical living and self-awareness. Pali can play a role in addressing mental health challenges, such as many other techniques in modern psychology, such as mindfulness-based stress reductions, and are rooted in Buddhist practices. Translated and making Pali text accessible to diverse audiences can foster greater awareness of inner resource from managing stress, anxiety, and other challenges of our life. In conclusion, the significance of Pali today lies in this enduring ability to connect past, present, and future generations. As the cultural and spiritual legacy of Buddhism, it affirms an authentic means to engage with the teachings of the Buddha, providing spiritual seekers a path toward enlightenment. Pali not only a classical language but a bridge uniting Buddhist cultures across Asia. For Pali's teachings to continue to flourish, cooperation among Buddhist nations is essential. Together, we can promote this knowledge, fostering a foundation for self-wisdom, compassion, and peace. Thank you for your listening. Namo Buddhaya. 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के अंतर्गत पाली साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान आदरणीय हरिगोविंद बौद्ध जी, थाईलैंड से पधारे पूज्य भदंत डॉक्टर चरण सुथी जी, कुलपति बौद्ध विश्वविद्यालय वियतनाम पूज्य डॉक्टर पिच नाथ नातू जी, पूज्य भदंत राहुल बोध एवं पूज्य भदंत शील रतन जी, सदस्य विधान परिषद गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, विशेष सचिव संस्कृति आदरणीय रविंद्र कुमार जी, आदरणीय गिरजा शंकर गुप्ता जी, सामने बैठे सभी पूज्य हमारे भंते, सभी हमारे शिक्षकगण, विशेष रूप से उपस्थित चित्रकूट से पधारे हमारे वाइस चांसलर महोदय आदरणीय शिशिर पांडे जी, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, भगवान बुद्ध ने दुनिया को जब संदेश दिया मानवता का, करुणा का, प्रेम का, तो पाली भाषा में देने का काम किया। जैसे जैसे हम प्रगति करते गए, तारीखें बदलती रही, दिन कटते गए, पाली भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती गई। लेकिन भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध के संदेश पूरी दुनिया में मानवता का संदेश लेकर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। आज हम कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, जब 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, सब पार्लियामेंट के माध्यम से प्रदान की गई, उसमें पाली भाषा भी शामिल है। और पाली भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है। भगवान बुद्ध ने जो भी साहित्य अपने उद्बोधन में देने का काम किया, लिखने का काम किया, लिखाने का काम किया, सब पाली भाषा में ही है। और मुझे प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पूरी दुनिया के पैमाने पर जो पाली साहित्य है उसको एक रूपता प्रदान करते हुए भारत में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहने में आज गर्व हासिल है कि हमारी सरकार ने पाली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। देश दुनिया से हमारे भगवान बुद्ध को मानने वाले, जानने वाले अनुयायी पूज्य भंतेगण यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भगवान बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया था आज भी वो प्रासंगिक है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जब दुनिया के वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो इस बात का चर्चा अवश्य करते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया है और भारत ने बुद्ध दे करके हमें शांति का संदेश देने का काम किया। हम सब मिलकर के भगवान बुद्ध के मानवता के प्रति जो संदेश हैं उनको जन जन में पहुंचा करके पूरे दुनिया में भारत माता का झंडा हम लोग आकाश की बुलंदियों को ले जा सकते हैं। और हम सबको गर्व है भगवान बुद्ध की विरासत पर कि वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने बहुत ढेर सारा समय उत्तर प्रदेश में बिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य लगातार भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया में प्रसारित करने के लिए आगे बढ़कर के काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत आभार। बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के द्वारा आयोजित यह कॉन्क्लेव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आप सभी आज से लेकर के 11 तारीख तक यहाँ परिचर्चा करने वाले हैं अलग अलग विषय। ऐसे अवसर पर हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश संगठन के जो महामंत्री हैं, विधायक हैं, श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो संस्थान का संचालन कर रहे हैं आदरणीय हरगोविंद बौद्ध जी, हमारे थाईलैंड से पधारे हैं पूज्य फ्रा भदंत डॉक्टर चरण सुथी जी, और जो वियतनाम से पधारे हैं पूज्य डॉक्टर थिच नाथ तू, ये हमारे कुलपति हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। पूज्य भदंत राहुल बोधी जी, पूज्य भदंत शील रत्न जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, जो लगातार कोई ना कोई इस प्रकार के बड़े स्तर के आयोजन के लिए सक्रिय रहते हैं, श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जो विशेष सचिव के रूप में, श्री रविंद्र कुमार फर्स्ट जी, हमारे साथ आए श्री गिरजाशंकर गुप्ता जी, और यहाँ मंच पर और मंच के सामने विराजमान पूज्य भंते गण और सभी वरिष्ठ, बहुत यहाँ कुलपतिगण भी आए हैं, बहुत प्रोफेसर गण आए हैं, बहुत शोधार्थी आए हैं, हमारे पत्रकार मित्र आए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूज्य भंतेगण अपना आशीर्वाद दे करके बाकी लोग तालियों की कड़कड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और इन 4 भाषाओं में 2 भाषाएं, पाली भी और प्राकृत भाषा भी, ये दोनों भाषाएं बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई भाषाएं। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से
आप सब इस बात को महसूस करते होंगे कि उस समय की बोलचाल की भाषा पाली थी और पाली भाषा को आज़ादी के 75 साल बाद वो स्थान, वो सम्मान, वो गौरव नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया और जब प्रधानमंत्री जी तक यह विषय पहुंचा तब उन्होंने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 4 भाषाएं, उसमें मैंने प्राकृत भाषा की भी चर्चा इसलिए किया कि जैन साहित्य भी प्राकृत भाषा में है, लेकिन मुख्य रूप से आज हमें इस बात पर गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सारनाथ का सर्वांगीण विकास हो, चाहे भगवान तथागत बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का मामला हो, चाहे श्रावस्ती का मामला हो, चाहे कपिलवस्तु का मामला हो, चाहे कौशाम्बी का मामला हो और चाहे संकिसा का मामला हो। हम अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो डबल इंजन की जो सरकार है उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक अच्छी बात, मैं इस बात की आप सबकी हृदय से प्रशंसा भी करता हूं, पहले कई विषयों को लेकर के वैमनस्यता भी फैलाने का काम किया जाता था, लेकिन इस समय हमारे, चाहे वह हमारे पूज्य भंतेगण हो, चाहे उपासक गण हो और चाहे अनुयायी हो, कहीं पर भी इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आते जिससे समाज में द्वेष भाव पैदा हो। भगवान बुद्ध के बारे में मैं जो थोड़ा सा, आप सबसे बैठ करके सीखते, हम लोग भी सुनते और कुछ जानते अतिरिक्त, लेकिन जो पढ़ा है उस पढ़ने में भगवान बुद्ध जी ने मुख्य रूप से 3 बातें, इच्छाओं का त्याग करने के लिए, क्रोध को बस में रखने के लिए और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए विशेष तौर से जो कहा है, उस दिशा में हमको आगे आज बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में वह सब कुछ करेगी जो आप सब अपेक्षा करते होंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, मैं यह जरूर कहूंगा, जैसे विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी हमारे आदरणीय पाठक जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर के ये कहता है कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, और आज भी शांति का संदेश अगर दुनिया का कोई नेता पूरी दुनिया में देने का साहस रखता है तो भगवान बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। वह चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और चाहे फिर इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है वह युद्ध हो, उन सारे विषयों पर उन्होंने कहा कि शांति से के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आज यह समय है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की संख्या भारत सहित पूरी दुनिया में अनगिनत है, असीमित है, और इस संख्या में वृद्धि के लिए इस कंक्लेव के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जहां कहीं पर भी भगवान तथागत बुद्ध का अनुयायी होगा वहां शांति जरूर होगी, वहां एकता जरूर होगा, वहां विपश्यना भी जरूर होगी, मन के अंदर जो विकार होंगे उनके अंत का अवसर भी जरूर होगा। और मैं तो, ये बहुत बड़ा स्थान है जहां आप सब एकत्र हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है इसका। हमारे कई सम्मानित विश्वविद्यालय के कुलपतिगण हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन इस स्थान पे मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कई जगह, लखनऊ में भी विपश्यना का केंद्र है,
वाराणसी में भी है, कानपुर में भी है, कौशाम्बी जहां भगवान तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत विस्तृत जिसकी जानकारी आपको है, आपके सामने मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी विपश्यना केंद्र बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। आप सब आज यहां पर एकत्र आए हैं। हम लोग प्रदेश के अंदर जितने भी बौद्ध मठ हैं, बौद्ध विहार हैं, उन सब के भी स्वरूप को सुधारने की दिशा में कदम उठाने, उसके लिए जो जरूरी है सरकार की ओर से जो होना चाहिए वो करने के लिए कहीं पीछे नहीं है। इसमें समाज की सहभागिता और समाज की सहभागिता के आधार पर मैं तो ये चाहता हूं कि आप इतना काम करो, हम सब आपके साथ हैं, कि हर परिवार में भगवान तथागत बुद्ध का एक अनुयायी जरूर हो जाए। यह लक्ष्य लेकर के काम कर। शांति भी चाहिए, विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। शांति के लिए भी, विकास के लिए भी, रोजगार के लिए भी बुद्धम शरणम गच्छामि से अच्छा रास्ता कोई नहीं है। पूरे दुनिया के अगर पर्यटकों को आकर्षित करना है भारत के लिए, तो बताइए, अगर हमारे पास व्यवस्थाएं और साधन और पर्याप्त हो जाएं, तो दुनिया के अनेक बुद्धिस्ट जो देश हैं वहाँ के पर्यटक भारत आएंगे कि नहीं आएंगे? उनको लाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो सारे विषय मैंने इसमें देखा था। लेकिन आप सब, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि लंबा विषय है, कई लोगों को बोलना है, हम लोग सरकारी जिम्मेदारियाँ आप सबके आशीर्वाद से मिली हुई है, उनका भी निर्वहन करना है। मैं इतना ही आप सबसे कह करके जाऊंगा कि आप सब यहाँ चिंतन मनन करके ये 3 दिन की संगोष्ठी में जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, जो भी इस मंथन और चिंतन में से जो कुछ निकलेगा, उसको लेकर के हम लोग सरकार के स्तर पर बैठेंगे और सरकार के माध्यम से जो किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन समाज की भूमिका उसमें समाप्त ना होने पावे, सरकार पर सब व्यवस्थाएं आश्रित ना हो जावे, यह लक्ष्य हम सबके ध्यान में रहे। ऐसा मैं आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य भंते गणों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, जितने भी यहाँ पे आमंत्रित अतिथिगण हैं, तमाम वरिष्ठ हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसरगण, शोधार्थीगण, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। नमो बुद्धाय। विनय रखित महाथेरो जी को ये सधम्म पाली भाषा व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अमूल्य शैक्षणिक व सामाजिक सेवाओं, उपलब्धियों, विद्वत्ता, अध्ययन, अनुसंधान और व्यापक प्रचार प्रसार हेतु इस मंच के माध्यम से सधम्म गौरव सम्मान, आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। शुभकामनाओं हेतु प्रेषित करें। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री हरगोविंद बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, आपसे अनुरोध करूंगी कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। तरफ से किया गया है, आपके यहाँ चरण पड़े, आपके विचारों से यहाँ लाभान्वित लोग होंगे और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के हमारे निदेशक, हमारे सारे कर्मचारीगण दिन रात माननीय मुकेश मेश्राम जी के नेतृत्व में, अभी मैं देख रहा था 3 दिन से कि 12-12 बजे रात से 2-2 बजे रात तक यहाँ अधिकारीगण लगे रहे कार्यक्रम में। इसके लिए मेश्राम जी, RK सिंह जी, हमारे रविंद्र कुमार जी, उनकी पूरी टीम को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बधाई देता है, आप सबका चरण वंदन करता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री द्वय ने कहा, अगर हम उस पर चले तो है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे। और रात काली बाल माँ का क्या करेगी, दीप का भोर होने दो, अंधेरे बेदखल हो जाएंगे, बुद्धमय हो जाएगा सब। धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स की एक समूह चित्र हमारे सम्मानित गणमान्यों के साथ
ये मध्याह्न का समय है जो हमारे पूज्य बौद्ध भिक्षुओं का भोजन आदि का समय है। शेष कार्यक्रम हमारे पूज्य बौद्ध गणों के भोजन के पश्चात यूं ही चलता रहेगा। अभी मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपमुख्यमंत्री निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय का सम्मान किया जा रहा है पर्यटन विभाग की ओर से।